हे गाइस व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपके नए वीडियो में। मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ऐसा एक प्रपोजल आया है कि बहुत सारे इंडियंस जो है वर्कर्स जाके ऑस्ट्रेलिया में घर बिल्ड करेंगे। और इनफैक्ट मेरे बहुत सारे दोस्त भी है, मेरे बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी है जो कि इन्वेस्ट करते हैं। तो वो काफ़ी जो है सब्सक्राइबर्स बेसिकली जो कि अलग अलग कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो चाइना वालों ने ज़्यादा परेशान करके रखा है कि चाइना वाले जो है, ऐसा क्या होता है कि वहाँ पे सिस्टम है कि जो लोग शहर का लाइफ वहाँ भी लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ के जो प्राइसेस है वो मतलब बहुत ज़्यादा हाई है। तो क्या करते हैं कि बहुत सारे चाइनीज़ और इंडियंस भी जो है घर खरीद के फिर कंट्री साइड में जो है वो शहर में घर खरीद के वो रेंट में दे देता है और कंट्री साइड में जाके फिर रिलैक्स बहुत अच्छा लाइफ जो है वो बिताते हैं। तो ये अच्छा लाइफ बिताना जो है वहाँ के नेटिव गोरों को जो है, जो कि बहुत इनसिक्योर और जेलस होते हैं, वो उनको बर्दाश्त नहीं होता है कि वो जो है रेंट किसी चाइनीज़ या फिर इंडियन को दे रहे हैं। और हालांकि उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि उनको रेंट की ज़रूरत है। तो एक तरफ तो वो ज़रूरत जो है पूरा करते हैं इंडियंस चाइनीज़ से, लेकिन क्योंकि इंडियंस और चाइनीज़ जो है अच्छे तरीके से बहुत रिच भी है और पैसे अच्छे जोड़ना भी जो है उनको आता है। तो पैसे जोड़ के जो है वो एक घर लेते हैं शहरों में, फिर जो है बिना किसी काम के वो रिटायर करके एकदम बहुत अर्ली रिटायरमेंट करके कंट्री साइड में मज़े से लाइफ बिताते हैं। तो इसी चीज़ से जो है ये गोरे लोग बहुत ज़्यादा जेलस होते हैं। तो खैर अभी हम यहाँ पे रिपोर्ट देखते हैं कोरियन और एक जो है जेलस और इनसिक्योर कंट्री जो है किस तरीके से इन्होंने रिपोर्टिंग तो बहुत अच्छी की, लेकिन जो कमेंट सेक्शन में जो इनकी असली नीयत दिखती है, तो इनको भी बहुत अच्छे तरीके से मैंने जवाब दिया है। तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। सीए एंटरटेनमेंट एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे ऑस्ट्रेलियन स्टेइंग इंडियन पार्टनर ने बनाया था। इसमें 0 सब्सक्राइबर्स थे और सिर्फ एक ही दिन में मैंने जो रामायण बेस्ड स्टोरी पे ये फिल्म बनाया है, इससे 40,000 व्यूज, 10,000 घंटे का वॉच टाइम और 1200 प्लस का भी सब्सक्राइबर्स जो है एक ही दिन में आ गए हैं। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। बाय द वे, मेरे पहले एसएमएस शॉर्ट फिल्म की हिंदी डब वर्जन आ चुकी है। अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 작년에 화제가 되었던 인도인이 점령한 यह एक वीडियो है जो कनाडा की मौजूदा स्थिति पर है, जहां पिछले साल इंडियन इमिग्रेंट्स का मुद्दा काफी चर्चा में था। दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले इमिग्रेशन फ्लोज में से एक इंडिया से है। कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की ओर लोगों का यह बड़ा पलायन आवास और बुनियादी ढांचे की मांग को तेजी से बढ़ा रहा है, जिससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट की आशंका भी जताई जा रही है। इसी बीच भारतीय सरकार के एक अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया की हाउसिंग शॉर्टेज को हल करने के लिए वहां 10 लाख घर बनाने का अनयूजुअल प्रपोजल दिया। आज हम विस्तार से देखेंगे कि इंडियन इमिग्रेशन किस स्थिति में है, ऑस्ट्रेलिया में हुए एंटी इमिग्रेंट प्रोटेस्ट्स की पृष्ठभूमि क्या रही और भारत के आवास निर्माण प्रस्ताव का क्या महत्व है। कनाडा में पिछले 10 वर्षों में भारतीय प्रवासियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। 2013 में लगभग 32,800 भारतीयों को कनाडा की स्थायी निवास अनुमति मिली थी। 2023 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 1,39,800 हो गई, जो 3 गुना से भी अधिक है। सिर्फ 2023 में ही कनाडा के सभी नए परमानेंट रेजिडेंट्स में लगभग 29.6% यानी लगभग हर 3 में से एक व्यक्ति इंडियन ओरिजिन का था। कुल आंकड़ों को देखें तो 2010 से अब तक लगभग 8.8 लाख इंडियन इमिग्रेंट्स कनाडा में बस चुके हैं। 인도 출신 이민자가 캐나다에 정착했습니다. इसी कारण वहाँ यह मजाक भी होने लगा है कि पता ही नहीं चलता कि वे कनाडा में हैं या भारत में, क्योंकि फ्रेंचाइज दुकानों में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारी भारतीय हैं, इसलिए ऐसी बातें आम हो गई हैं। लेकिन समस्या केवल आबादी बढ़ने तक ही सीमित नहीं है। कनाडा को लंबे समय तक मल्टीकल्चरल सोसाइटी मॉडल माना जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में इमिग्रेशन की तेजी से बढ़ती संख्या ने टकराव और डिससैटिस्फैक्शन को बढ़ाया है। घरों की कमी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लंबा इंतजार, ओवरलोडेड पब्लिक सर्विसेज और सुरक्षा संबंधी चिंताओं ने लोगों के डेली लाइफ को सीधे प्रभावित किया है, जिससे इमिग्रेंट्स को स्वीकार करने की कनाडा की क्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ सर्वेज में यह सामने आया है कि हालांकि अधिकांश कैनेडियंस अब भी इमिग्रेशन को सकारात्मक रूप से देखते हैं, लेकिन यह धारणा भी तेजी से फैल रही है कि इमिग्रेशन का पैमाना बहुत अधिक हो गया है। इसी प्रभाव से कनाडा सरकार ने 2025 से इमिग्रेशन की संख्या कम करने का फैसला किया। उसने घोषणा की कि परमानेंट रेजिडेंट्स की संख्या का लक्ष्य पहले की योजना से लगभग 21% घटाया जाएगा
और विशेष रूप से स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में, जहां इंडियन स्टूडेंट्स और शॉर्ट टर्म स्टेयर्स बड़ी संख्या में होते हैं, नियमों को सख्त कर दिया गया है। वास्तव में 2025 में इंडियन स्टूडेंट के वीजा अप्रूवल्स की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी घट गई और ओवरऑल अप्रूवल रेट भी कम हो गई है। 증가했던 인도계 이민은 최근 정부 정책 변화로 다소 제동이 걸린 상황입니다. पिछले 10 वर्षों में इंडियन इमिग्रेशन की संख्या तेजी से बढ़ी थी, लेकिन हाल की गवर्नमेंट पॉलिसी बदलावों के कारण इसमें कुछ कमी आई है। हालांकि हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव अभी भी गंभीर है, इसलिए भविष्य में इमिग्रेशन पॉलिसीज को कैसे समायोजित किया जाएगा, इस पर कैनेडियन सोसाइटी में ओपिनियन और टकराव की स्थिति काफी हद तक निर्भर करेगी। न्यूजीलैंड में भी इंडियन इमिग्रेंट्स की बढ़ोतरी विशेष रूप से नजर आती है। केवल 2023 में ही लगभग 40,000 भारतीय नागरिक न्यूजीलैंड में बस गए। इसी अवधि में लगभग 24,600 लोग फिलीपींस से और लगभग 23,600 लोग चीन से आए, जिससे इंडियन इमिग्रेशन सिंगल नेशनैलिटी के हिसाब से सबसे बड़ा समूह बन गए। नेट माइग्रेशन फिगर भी इस बदलाव को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। 2019 में भारत से नेट माइग्रेशन केवल लगभग 8,000 था, लेकिन 2023 तक यह बढ़कर 33,000 से अधिक हो गया, लगभग 4 गुना वृद्धि। हाल के आंकड़े बताते हैं कि यह संख्या और बढ़कर लगभग 37,000 तक पहुंच गई है। 이제 인도계는 중국계를 제치고 뉴질랜드에서 세 번째로 큰 민족 집단으로 자리 잡았습니다. भारतीय मूल के लोग अब चीनी मूल के लोगों को पीछे छोड़ते हुए न्यूजीलैंड में तीसरा सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप बन गए हैं। 2023 की जनगणना के अनुसार भारतीय मूल की आबादी लगभग 2,92,000 तक पहुंच गई, जो केवल 5 वर्षों में 22% की वृद्धि है। इस दौरान कुल नेट माइग्रेशन ग्रोथ लगभग 1,10,000 रही, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन ग्रोथ में भारतीयों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी हाल के वर्षों में इंडियन समेत एशियन इमिग्रेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी है। इस प्रवाह ने आवास बाजार, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा पर भारी दबाव डाला है। 31 अगस्त 2025 को मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया नामक एक बड़े नेशन वाइड प्रोटेस्ट का आयोजन हुआ। यह सिडनी, मेलबर्न और एडिलेड जैसे प्रमुख शहरों में एक साथ हुआ और पुलिस के अनुमान के अनुसार पूरे देश में 50,000 से अधिक लोग इसमें शामिल हुए। प्रदर्शन में स्टॉप मास इमिग्रेशन और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट जैसे नारे लगे, लेकिन चिंता की बात यह रही कि कुछ प्रमोशनल मटेरियल और स्पीच विशेष रूप से कुछ समूहों, खासकर इंडियंस को निशाना बना रहे थे। एक पर्चे में लिखा था कि पिछले 5 वर्षों में जितने इंडियंस आए हैं, वे पिछले 100 वर्षों में आए ग्रीक मूल के ऑस्ट्रेलियाई लोगों से भी अधिक हैं। इसमें रिप्लेसमेंट शब्द तक इस्तेमाल किया गया, यह जताने के लिए कि यह केवल बदलाव नहीं बल्कि डिस्प्लेसमेंट है। इसी कारण चिंता बढ़ गई है कि प्रवासन की कुल मात्रा को लेकर डिससैटिस्फैक्शन अब धीरे-धीरे एंटी इंडियन सेंटिमेंट में बदल रहा है। 으로 변질됐다는 우려가 커졌습니다. 그리고 이런 우려가 현실로 드러난 사건도 있었습니다. और ऐसी चिंताएं एक घटना में हकीकत बनकर सामने आईं। मेलबर्न में प्रदर्शन के तुरंत बाद कैंप सॉवरेंटी नामक इंडिजिनस प्रोटेस्ट कैंप पर फार राइट ग्रुप्स ने हमला कर दिया। तोड़फोड़ और हमले में 4 लोग घायल हो गए और इसमें न्यू नाजी सिंबल्स का उपयोग करने वाले लोगों की संलिप्तता की पुष्टि हुई, जिससे समाज में और अधिक सदमा फैल गया। सरकार और पॉलिटिकल सर्कल्स की रिस्पांस तेज रही। फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों ने इन प्रदर्शनों को नफरत और एक्सट्रीमिज्म की कार्रवाई बताते हुए कड़ी निंदा की। खासकर इंडियंस को निशाना बनाए जाने की खबरों पर प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने ऑपोजिशन लॉ मेकर से पब्लिक अपॉलजी की मांग तक की। न्यू साउथ वेल्स स्टेट गवर्नमेंट ने भी इंडियन कम्युनिटी के साथ इमरजेंसी मीटिंग कर उनकी चिंताओं को शांत करने की कोशिश की। इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा कि वह अपने नागरिकों की सुरक्षा पर कड़ी नजर रखेगी। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया में रह रहे इंडियंस की प्रतिक्रिया चिंता और डर से भरी हुई है। छात्रों और वर्किंग हॉलिडे वर्कर्स के बीच यह बात फैल गई कि घर में रहना ही बेहतर है और कुछ ने वास्तव में बाहर जाना कम कर दिया। 집에 있는 게 낫겠다는 말이 돌았고 일부는 실제로 외출을 자제했습니다. 커뮤니티 리더들은 혐오 메시지가 눈에 띄게 늘었고 कम्युनिटी लीडर्स ने अपील की कि हेट मैसेजेस में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई है और स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट करना एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी की नींव को हिला देता है। इसी बीच कुछ नागरिक यह आवाज उठा रहे हैं कि इमिग्रेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं को हल करने में विफलता के लिए सरकार को इमिग्रेंट्स को दोष नहीं देना चाहिए। इस बीच एक और विवाद सामने आया है, जो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन हाउसिंग कंस्ट्रक्शन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में एक इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्टर द्वारा मेंशन किया गया था। हाल ही में भारत के इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स पब्लिकली कहा
कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ डीप नेगोशिएशंस में है और 10 लाख घर बना सकता है, जो लगभग 500 अरब डॉलर के अवसर के बराबर है। Hundreds of thousands of Indian labor go to Australia. Lakhs of people who can go there, help to construct good quality. 인도 상공부 modern 장관 buildings. 피유시 고얄은 최근 공개 발언에서 यह बताया गया कि स्किल्ड और अनस्किल्ड इंडियन वर्कर्स को ऑस्ट्रेलिया भेजा जा सकता है। स्थानीय मानकों के अनुसार ट्रेंड और सर्टिफिकेशन के बाद कंस्ट्रक्शन में लगाया जा सकता है और साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से फाइनेंशियल सपोर्ट भी तलाशा जा रहा है। जब यह बयान सामने आया तो ऑस्ट्रेलियाई मीडिया और सिविल सोसाइटी ने जोरदार प्रतिक्रिया दी। एक तरफ यह उम्मीद जताई गई कि यह गंभीर हाउसिंग शॉर्टेज को जल्दी हल करने का एक नया अवसर हो सकता है। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का लक्ष्य 2029 तक 12 लाख घरों की आपूर्ति करना है, लेकिन वर्तमान रफ्तार के हिसाब से वार्षिक लक्ष्य 2.4 लाख घरों को पूरा करना मुश्किल होगा। इसलिए बाहरी सहायता इस अंतर को भरने में मदद कर सकती है। दूसरी तरफ इसके विरोध में भी दृष्टिकोण सामने आया। ऑस्ट्रेलियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पहले ही कंपनियों के दिवालियापन, बढ़ती मजदूरी, सामग्री की बढ़ती कीमतों और स्किल्ड वर्कर्स की कमी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। इन परिस्थितियों में इंडियन वर्कर्स का बड़े पैमाने पर प्रवेश लोकल इंजीनियर्स और अप्रेंटिसेस के लिए स्टेबल जॉब सुनिश्चित करना और भी कठिन बना सकता है। 건설업계는 건설사 파산, 인건비 상승, 자재비 폭등, 숙련 인력 부족 등으로 심각한 어려움에 직면해 있습니다. यह भी बताया गया कि यह अनिश्चित है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स ऑस्ट्रेलिया से लाई जाएगी या इंपोर्ट की जाएगी और क्या फॉरेन वर्कर्स ऑस्ट्रेलियाई कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स के अनुसार सफिशिएंट ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। चेतावनी दी गई कि अगर यह परियोजना केवल गति पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलती है तो क्वालिटी और सेफ्टी इश्यूज उत्पन्न हो सकती हैं। एक ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा कि इस तरह की योजना कभी आधिकारिक रूप से चर्चा में नहीं आई। दूसरे शब्दों में, जबकि इंडियन साइड पर सीमाएं थीं, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इसे कभी औपचारिक रूप से पॉलिसी के रूप में नहीं देखा या अपनाया। अधिकांश एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस चरण में इसे केवल एक संभावना के रूप में देखना उचित है। हालांकि ये कंट्रोवर्सी केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हाल के वर्षों में बढ़ती इंडियन इमिग्रेशन के साथ जुड़ी ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी में तनाव और चिंताओं को उजागर करता है। वास्तव में कनाडा में मल्टीकल्चरल सोसाइटी के संतुलन के बिगड़ने की चिंता उठी है। न्यूजीलैंड में इंडियंस सबसे बड़े इमिग्रेंट ग्रुप बन गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में यह विरोध और बहस का कारण बना। इसी संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया के आवास संकट के समाधान के रूप में 10 लाख घर बनाने का भारत का असामान्य प्रपोजल चर्चा को एक नए चरण में ले गया है। 제기되고 있고 뉴질랜드에서는 인도계가 최대 유입 집단으로 부상했으며 호주에서는 반이민 시위와 आगे का इम्पोर्टेंट टास्क ये है कि वास्तव में हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की क्षमता को कैसे बढ़ाया जाए और मल्टीकल्चरल सोसाइटी के बेसिक प्रिंसिपल्स को कैसे बनाए रखा जाए। हाउसिंग क्राइसिस और इमिग्रेशन इश्यूज को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर और हाउसिंग शॉर्टेजेस को दूर नहीं किया गया तो डिसैटिस्फैक्शन लगातार इमिग्रेंट्स की ओर जाएगा और जैसे ही किसी स्पेसिफिक ग्रुप्स को टारगेट किया जाए या हेट फैले, समाज का इंटीग्रेशन गंभीर संकट का सामना करेगा। अंततः समाधान केवल दरवाजे बंद करने या रेकलेस रूप से खोलने में नहीं है, बल्कि वास्तविक आपूर्ति योजनाएं बनाना, स्किल्ड वर्कर्स तैयार करना और एक्सटर्नल कोऑपरेशन को ध्यान में रखते हुए भी कंडीशंस को कड़ाई से मैनेज करना है। आपके विचार क्या हैं? कृपया हाउसिंग क्राइसिस, पॉपुलेशन पॉलिसीज और मल्टीकल्चरल सोसाइटी में संतुलन बनाए रखने पर अपने विचार कमेंट्स में शेयर करें। 이민 정책 그리고 다문화 사회 균형 여러분의 생각을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. सबसे पहले ज्वान कंग 6209 ने लिखा है कि अगर भारतीय घर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि वे बिल्कुल गड़बड़ हो जाएंगे। अगर आप भारतीयों का अनुभव करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या मतलब है। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि बेटे अपने छोटी सी आंखें थोड़ा बड़ा कर और एक बार इंडिया के कंस्ट्रक्शन और इंडिया के कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से किले जो है इंडिया में बने हैं, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी इस लेवल का है कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल है, इवन दुनिया के अजूबों में भी शामिल है। कोरिया का वहां पे दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। तो पहले अच्छे से इंडियन कंस्ट्रक्शन के बारे में जान ले, उसके बाद कंपैरिजन करने आना अपने पिद्दी से देश के साथ। उसके बाद डेनियल किम 174 ने लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया भी गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है।
वे इतने अधिक प्रवासियों को स्वीकार कर रहे हैं कि मानो वे भारत पर बहुत अधिक निर्भर हो गए हों। उसके बाद मूमानीवैन 1495 ने लिखा है कि क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में मकान मालिक भारतीयों को किराए पर घर देना नहीं चाहते, इतनी बदबू आती है कि अगले लोग वहां शिफ्ट होना ही नहीं चाहते। जिसके रिप्लाई में मैंने लिखा है कि साले टिश्यू पेपर से पिछवाड़ा रगड़ने वाले अब स्मेल के बारे में हमें बताएंगे। मतलब ऑक्टोपस की पॉटी खाने वाले गंदे कोरियंस, सबसे पहले तो प्लास्टिक सर्जरी से अपने नाक को बड़ा करो, उसके बाद अपने आप को सूंघो, फिर पता चलेगा कि खुद कैसे स्मेल करते हो। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर साउथ कोरिया में रहते हैं और उसके रिव्यू के बेसिस पे मैं कहता हूं कि कोरिया वालों, तुम्हें अपने खुद के स्मेल से अगर उल्टी नहीं आई ना, वो तो तुम्हारे नाक छोटे इसलिए शायद स्मेल ठीक से नहीं आती होगी तुम्हें, तो प्लास्टिक सर्जरी से अपना नाक बड़ा करो और अच्छे से अगर जब स्मेल खुद की आएगी ना, अगर उल्टी नहीं आई तो मैं मेरा नाम बदल दूंगा। उसके बाद जैक ने लिखा है कि समस्या खुद इमिग्रेशन नहीं है बल्कि मैस इमिग्रेशन है और असली समस्या वे इमिग्रेंट्स हैं जो कोरियाई लोगों की तरह होस्ट कंट्री में अच्छे से घुलने मिलने के बजाय अपनी संस्कृति को होस्ट कंट्री के नागरिकों पर थोपते हैं। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि ये लो, हर जगह में अपने 2 टके का राम्योन, अपना ड्रामा और अपना छक्का पॉप जो है उसकी वाहवाही करने में खुद जो है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश करते हैं और अपना ये 2 टके का कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं और वो होस्ट कंट्री के कल्चर फॉलो करने की ज्ञान दे रहे हैं हमें। जब इंडिया में आते हो तब हाथ से खाना खाते हो क्या? खुद अपना चॉपस्टिक्स जो है अपना कल्चर यहाँ पे थोपते हो। तो इंडिया में जब आते हो पहले इंडियन कल्चर फॉलो करने की कोशिश करो, दूसरे देशों के अपने जो है अपना जो है 2 टके का कल्चर स्प्रेड ना करके उस देश की कल्चर फॉलो करने की कोशिश करो, फिर जाके दूसरे देशों को ज्ञान देना। उसके बाद सॉन्ग ने लिखा है कि इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई निर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि कुछ भी बनाने के लिए आपको स्थानीय सरकारी कार्यालय और सिटी हॉल से मंजूरी लेनी पड़ती है और मंजूरी मिलने में कम से कम 6 से 12 महीने लग जाते हैं। इसे ठीक करने की जरूरत है ताकि काम जल्दी आगे बढ़ सके। उसके बाद साइमन किम ने लिखा है कि उन्हें कहो कि ब्रिस्बेन में अपने टॉयलेट्स खुद बनाएं। उसके बाद ह्योन क्यू को वेफेरानवेयर 6, 5 और 7 ने लिखा है कि नहीं, वे अवैध रूप से काम पर रखेंगे जैसे कोरियाई सीईओ करते हैं। वे बस गैर तकनीकी लोगों को रखेंगे, तकनीशियनों को नहीं। ऐसे घर को सही तरीके से चलाना संभव ही नहीं है। उसके बाद एलेक वोनी ने लिखा है कि अगर कोई कोरियाई कंस्ट्रक्शन कंपनी आकर दिस रेमियन जैसा कुछ बनाए तो मैं उसे खरीदने के लिए तैयार रहूंगा। उसके बाद नाओमी रॉबिन्सन 348 ने लिखा है कि अगर और भारतीय यहां उमड़ पड़े तो सरकार का बदलना तय है। जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि सरकार तो बदल लोगे पर टैलेंट को रिप्लेस कैसे करोगे? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो लिबरल पार्टी या फिर जो भी पार्टी है उनको इंडियंस को बुलाने का कोई अलग से शौक है तो वो भी गोरे ही। वो बुलाते इसीलिए है क्योंकि उन्हें भी पता है कि इंडियंस के बिना उनका चलेगा नहीं। जरा यूके को देखो, ऋषि सुनक को उन्होंने हटा तो दिया रेसिज्म के बेस पे, लेकिन फिर अंजाम क्या हुआ? दोबारा ऋषि सुनक को ही जो है वो लोग बुला रहे हैं क्योंकि जैसे ही ऋषि सुनक हटे कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा घटिया हो गया। सिमिलरली अगर रेसिस्ट अमेरिकन्स ने ये ट्रंप जोकर को छोड़ के विवेक रामास्वामी को चुना होता तो आज अमेरिका बिल्कुल पटरी में दौड़ रहा होता और बहुत अच्छे से दौड़ रहा होता। अगर ये इमिग्रेशन क्राइसिस सही में स्टॉप करना है ना तो किसी इंडियन को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन को ही पता है कि किस इंडियन को बुलाने से अच्छा है और कौन से इंडियन जो है बदनामी करते हैं, कौन से इंडियन खराब काम करने के लिए आते हैं और कौन से अच्छे काम करने के लिए आते हैं। उसकी परख एक इंडियन से ज्यादा और किसी को भी नहीं है। उसके बाद 702 ने लिखा है कि यह सच है कि चीनी और भारतीय प्रवासी समाज में जीवन स्तर को सामान्य रूप से नीचे ला सकते हैं जब तक वे स्थानीय संस्कृति का सम्मान करते हैं और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। उन्हें विरोध करने का कोई कारण नहीं है। उसके बाद JHS ने लिखा है कि अब जब चीनी हवा चली गई है तो भारतीय हवा पूरे विश्व में बह रही है। अगर किसी एक देश से प्रवासियों की बड़ी संख्या किसी दूसरे देश में जीवन स्तर को नुकसान पहुंचाती है तो अगर भारतीय प्रवासी हमारे देश में आकर इसे अपने काबू में ले लें तो क्या होगा? जिसके रिप्लाई मैंने लिखा है कि इंडिया को कोई शौक नहीं है तुम्हारे 3rd क्लास कंट्री को टेक ओवर करने का, लेकिन हाँ यहाँ पे कुछ निब्बा निब्बिया है जो खुद को कोरियन मानते हैं और कोरिया के जूते चाटने में बहुत उनको मजा आता है। उनको कोरिया फेंक के इंडिया को सफाई अभियान जरूर चलाना चाहिए, तो ये जरूर टेक ओवर कर सकते हैं तुम्हारे देश को। ये जो नमूने आते हैं कोरियन जूते चाटने वाले नमूने इंडिया में, इनसे बच के रहना। उसके बाद AK 8212 ने लिखा है कि सच में भारत ही असली जवाब है। भारत चीन से भी मोर सीरियस देश है। उसके बाद सैमकिम ने लिखा है कि अगर आप भारतीय मजदूर भेजने जा रहे हैं तो आपको 1 लाख घर बनाने की जरूरत नहीं है। भले ही आप 1 लाख घर बना दें, वे शायद सभी भारतीयों से ही भर जाएंगे। कृपया अपनी पूरी फैमिली यानी मॉम, डैड, दादी, दादा और चचेरे फूफो समेत न लाएं। उसके बाद किम यंग ने लिखा है कि न्यूजीलैंड एक पैराडाइज फॉर इंडियंस है। उसके बाद 99 MBOS ने लिखा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया आया और चीनी लोगों को देखकर सरप्राइज्ड हुआ और भारतीयों को देखकर हैरान रह गया। भारत की तुलना में चीन बेहतर है। उसके बाद MFM ने लिखा है कि जैसे अमेरिका में होता है यहाँ भी स्किल्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की कमी है। इमिग्रेशन बहुत तेजी से हो रहा है,
ये सडन इंक्रीज नहीं है, लेकिन दुनिया भर के कई लोग हमें देख रहे हैं, इसीलिए हमने बहुत सारे कोटा परमिट दे दिए हैं, लेकिन निर्माण की गति उसके अनुसार नहीं चल पा रही है। खैर, इसके चलते जो लोग अपना घर रखते हैं वे सिर्फ किराया देकर और फ्लैट बनवाकर भी आराम से रह सकते हैं। जो लोग अभी तक बस नहीं पाए हैं उन्हें मुश्किल हो रही है क्योंकि किराया बढ़ रहा है, लेकिन ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है। उसके बाद JEC 2251 ने लिखा है कि सीधा सवाल यह है, क्या भारतीय ये घर मुफ्त में बनाते हैं? अगर नहीं तो ये बकवास है। उसके बाद जैक ने लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि भारतीय लोग इतने